हेलो क्लास 11th। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका पहला जो चैप्टर है जनसंचार माध्यम, आज आप उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है संचार। देखिए संचार क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख कर दी है और इस डेफिनेशन में ही इसका अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। आप चार फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, ठीक है, आप अपने विचार बता रहे हैं या अपनी भावनाएं बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं या एक दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आप लोगों के बीच में संचार हो रहा है, विचारों का संचार हो रहा है, भावनाओं का संचार होता है। यानी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, मैसेज पहुंचना, वो संचार कहलाता है। अब बात करते हैं संचार के तत्व। संचार कैसे हो सकता है, संचार के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनके बिना संचार नहीं हो सकता। सबसे पहले स्रोत या संचारक। देखिए जो व्यक्ति किसी को मैसेज कर रहा है, बोलने वाला है या फिर अपनी सूचनाएं पहुंचा रहा है, अगर वो व्यक्ति ही नहीं होगा तो संचार कैसे होगा। मान लीजिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं हूँ संचारक, अपने विचार आप तक पहुँचा रही हूँ, अपनी भावनाएं, ठीक है, अपनी जो शिक्षा है वो मान लीजिए तो मेरे माध्यम से आप तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर या तो मैं स्रोत में आऊँगी या संचारक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कूटीकृत या एनकोडिंग। कूटीकृत या एनकोडिंग वो भाषा है जो मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ और आपको भी वो हिंदी समझ में आनी चाहिए। ऐसा कोड, ऐसी भाषा जो संचारक भी समझता है और उसको प्राप्त करता है, रिसीवर भी समझता है, आप भी समझते हो। लाइक ये चिन्हों में भी हो सकता है, आप व्हाट्सएप पे बात करते हुए इमोजी भेजते हो, ठीक है, स्माइली भेज दी, तो उस स्माइली का मीनिंग जो संचारक है, जो मैसेज करने वाला है, उसको भी समझ में आना चाहिए और जिसके पास वो मैसेज जा रहा है उसको भी पता होना चाहिए। तो उसको कहते हैं, उस भाषा को कहते हैं एनकोडिंग। देखिए फिर है संदेश या माध्यम, मैसेज और मीडियम, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अगर संदेश नहीं होगा, कोई मैसेज नहीं होगा, तो फिर बात कैसे होगी, संचार कैसे होगा। मैसेज का होना तो बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास में संचार के लिए संदेश क्या है, आप लोगों के लिए सूचना क्या है, सूचना है कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ। अगर ये चैप्टर ही नहीं होता तो फिर आपको संदेश कैसे मिलता, क्या पढ़ाती मैं, ठीक है। और दूसरा माध्यम, मीडियम, किस माध्यम से आप ये प्राप्त कर रहे हैं। मोबाइल से आपको ये सूचना प्राप्त हो रही है, इंटरनेट के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हो रही है, तो ये होता है जिस माध्यम से आपको सूचना प्राप्त हो रही है वो माध्यम होता है। प्राप्तकर्ता या रिसीवर कौन है, आप, क्योंकि आप इस चैप्टर को सुन रहे हो, आपको ये चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। फीडबैक क्या होता है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की समझ में आए। फिर आपकी समझ में कितना आया वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, वो होगा आपका फीडबैक। आप वीडियो को जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, वो होगा आपका फीडबैक, वो आपकी प्रतिक्रिया होगी इसके प्रति। फिर देखिए लास्ट होता है शोर। ये बिल्कुल थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि संचार का स्रोत है भी या नहीं। देखिए शोर होता है एक तरह से रुकावट, नॉइज़, बाधा, ठीक है, संचार में बाधा। मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, अचानक आपका नेट पैकेज ख़त्म हो जाए, इंटरनेट आपका वाईफाई ख़राब हो जाए या मोबाइल में कुछ दिक्कत हो जाए, तो संचार करने में, मैसेज भेजने में जो रुकावट पैदा होती है उसको शोर कहते हैं। लाइक टेलीविज़न आप देख रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाए तो वो शोर होगा, यानी संदेश भेजने में जो रुकावट या बाधा आती है उसको शोर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं संचार के प्रकार। अब संचार कितने प्रकार से होता है, आप मैसेज किस तरीके से लोगों को भेज सकते हैं। सबसे पहले देखिए सांकेतिक संचार, इशारा करना। कभी कभी ऐसा होता है आप मुंह से नहीं बोलते, बस दोनों हाथ जोड़ दिए, हल्का सा सिर झुका लिया, इसका मतलब आपके सामने वाले को प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी आप इशारे से किसी को बुलाते हैं या फिर हाथ सीधा करके बिल्कुल अपना और किसी को रुकने के लिए कहते हैं, ये होता है सांकेतिक संचार, इशारे से अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना।
अब देखिए सेकंड है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है, इसमें जो है संचारक भी वही होता है और प्राप्तकर्ता भी। मैसेज भेजने वाला भी एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है। अब आप कह रहे थे कि मैम, आप सोच रहे होंगे मैम ने तो कहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लेकिन वो एक व्यक्ति ही 2 व्यक्तियों का काम करेगा। यहाँ पर संचार भेजने वाला भी वही है और संचार प्राप्त करता भी वही है। देखिए कभी ना कभी आपके दिमाग में ये आता होगा स्कूल जाएं नहीं जाएं, तो आप क्या है मैसेज कर रहे हो अपने आप को, फिर अचानक आप डिसीजन लेते हो कि नहीं आज स्कूल जाना ही जाना है, आज जो स्पेशल चैप्टर है जनसंचार माध्यम वो आज पढ़ाया जाएगा। तो आपने खुद को मैसेज किया और खुद ने ही प्राप्त किया और खुद ने ही रिप्लाई किया। तो अंतःवैयक्तिक, जब व्यक्ति अपने ही मन में इस तरह का कोई संचार करता है वो अंतःवैयक्तिक आता है। लाइक मन ही मन ईश्वर की पूजा करना, इबादत करना, ये सब अंतःवैयक्तिक संचार में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, समूह संचार। समूह संचार एक बड़े ग्रुप में अपना मैसेज करना, वो समूह संचार होता है। लाइक आपकी कक्षा है, आपका टीचर कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो वो एक पूरी कक्षा में वो मैसेज जा रहा है, टीचर के विचार बच्चे तक जा रहे हैं। या फिर चुनाव सभा, एक नेताजी माइक पर पकड़कर खड़े हुए हैं, वो जितनी भी जनता है उनको अपना मैसेज दे रहे हैं। लाइक लोकसभा, राज्यसभा, तो ये जो है समूह संचार, एक बड़े ग्रुप तक मैसेज पहुंचाना। अब लास्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी पर आपका चैप्टर बेस है, जनसंचार। जनसंचार क्या होता है, लोगों तक संचार पहुंचाना, अपना मैसेज पहुंचाना एक बहुत बड़े ग्रुप तक। लेकिन इसमें आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक टेलीविज़न। इसमें जो मैसेज करता है, मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ रहे हैं तो टीचर सब बच्चों को जानता है। जनसंचार में जो मैसेज कर रहा है, जो संचारक है, जरूरी नहीं है वो उन लोगों को जानता हो जिन्हें वो संचार करता है। लाइक टीवी पर एंकर है, वो आपको रिपोर्ट दे रहा है, आपको कोई न्यूज़ बता रहा है, तो वो सब पब्लिक को थोड़ी जानता है जो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी मीडियम से, किसी माध्यम से, रेडियो है, टेलीविज़न है, या फिर न्यूज़पेपर है, या फिर सिनेमा है, कोई फिल्म आपको मैसेज दे रही है, या फिर कह सकते हैं इंटरनेट है, तो वो जनसंचार कहलाता है। एक बहुत बड़े जनसमूह तक संचार पहुंचना, मैसेज पहुंचना, वो जनसंचार कहलाता है। इतना समझ में आया? आगे सुनिए। तो जनसंचार तो आपकी समझ में आ गया। जनसंचार जिसको इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जो व्यक्तियों के समूह में प्रत्यक्ष संवाद की बजाय तकनीकी या यांत्रिक तरीके से एक विशाल वर्ग में अपना संवाद कायम करता है, उसे जनसंचार कहते हैं। ओके, अब देखिए जनसंचार के कार्य क्या है। पहला है सूचना देना। देखिए जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना देना। कोई भी दुनिया में कोई भी घटना घटती है किसी भी तरह की, लाइक कोरोना फैलना शुरू हुआ था, या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, या चुनाव होते हैं, तो उसकी सूचना कौन देता है आपको? कैसे पता चलती है? पहले से पहले ही जनसंचार के माध्यमों से। रेडियो से पता चलेगी, न्यूज़पेपर से पता चलेगी, टेलीविज़न से पता चलेगी, या फिर इंटरनेट से पता चलेगी। दूसरा जनसंचार का कार्य है शिक्षित करना, आम जनता को शिक्षित करना, देश दुनिया के हाल से परिचित करवाना। आपकी सीबीएसई का रिजल्ट कब आ रहा है, आपकी सीबीएसई की परीक्षाएं कब हो रही है, शिक्षित करना, एक तरह से जागरूकता फैलाना। लाइक कोरोना से बचने के क्या उपाय है, आप लोगों को जैसे अभी बताया जा रहा है कैसे बचा जा सकता है, भूकंप से बचने के क्या क्या तरीके हैं। तो किसी भी तरह की शिक्षा या ज्ञान देना वो जनसंचार का ही काम है। तीसरा है मनोरंजन करना, ठीक है। सिनेमा है, टेलीविज़न है, आप सॉन्ग सुनते हैं, उन पर क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फ़ोन पे पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका मनोरंजन कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एजेंडा तय करना। देखिए जनसंचार माध्यम सूचनाएं तो देता है, मनोरंजन भी करता है, और साथ के साथ शिक्षित भी करता है, और एक एजेंडा तय करता है। वो क्या करता है, किसी घटना को या किसी मुद्दे को व्यापक कवरेज देते हैं, उसको चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज में जो है अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। एक
एक लोगों की मत तैयार करते हैं, उनकी राय तैयार करते हैं। ठीक है, एक तरह से सोचने के लिए, लाइक अब सब क्या सोच रहे हैं, देशभक्ति का भावना कहीं ना कहीं भरी हुई है, और इसका माध्यम क्या है, जनसंचार। यही आपको सारी सूचनाएं दे रहा है। तो एक एजेंडा तय करना। नेक्स्ट है निगरानी रखना, सरकार के कामकाज पर, संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना। कहीं अनियमितता तो नहीं बढ़ती जा रही है, कहीं लापरवाही तो नहीं बढ़ती जा रही है, जो सरकार के कामकाज हैं उसमें कोई गलत कदम तो नहीं उठाया गया है। तो निगरानी करना ये भी जनसंचार के माध्यमों का कार्य है, जनसंचार का कार्य है। नेक्स्ट है विचार विमर्श का मंच। देखिए, आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर, इसमें टेलीविज़न में काफ़ी लोग होते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, तो विचार विमर्श अपनी अपनी राय देते हैं। कभी कभी पब्लिक से भी वो वहाँ डायरेक्ट राय पूछते हैं। एक अखबार में होता है संपादकीय पेज, जिसमें जनता अपने जो विचार है वो एडिटर को, संपादक को लिख कर भेजती हैं, जो अखबार में छप कर आते हैं। बच्चे हैं, ड्राइंग भेजते हैं, उनकी ड्राइंग कभी कभी प्रिंट होकर आ जाती है। तो एक विचार विमर्श का पद जो मंच जो जनता को, बड़े लोगों को प्रदान किया जाता है, वो जनसंचार के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए बेटा, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। आपको हंसी आएगी सुनकर, मैं बताती हूँ कि सबसे पहला पत्रकार नारद मुनि को माना जाता था। तो नारद मुनि क्या है, इधर की बातें उधर, इधर की सूचना उधर पहुंचा देते थे। अब विष्णु जी के पास गए, अब वहाँ गए, अब वहाँ गए, तो इस तरीके से। तो भारत में जो है जनसंचार का विकास काफ़ी पहले शुरू हो गया था। पौराणिक काल से देव ऋषि नारद को माना गया। फिर उसके बाद में महाभारत काल में जो धृतराष्ट्र और गांधारी थे, उनको जो है आंखों देखा हाल युद्ध का किसने सुनाया, संजय ने सुनाया, उनको भी माना जाता है। तो संचार किया जा रहा था। उसके बाद राज दरबार था, जैसे उसमें जो दूत थे वो एक दूसरे का समाचार लेकर आते थे, एक राजा से दूसरे राजा तक। उसके बाद राग रागनी, सांग, लावनी, नौटंकी, इस तरह के चीज़ चली। और जैसे भीमबेटका गुफा चित्र या फिर लिखे हुए इतिहास जो है वो हमारे सामने आया किताबों के माध्यम से। फिर उसके बाद में क्या शुरू हुआ, न्यूज़पेपर, अखबार पत्रकारिता शुरू हुई। उसके बाद टेलीविज़न शुरू हुआ, रेडियो शुरू हुई, रेडियो के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंची। उसके बाद टेलीविज़न, लोग देखने लगे उन खबरों को। और अब फिर उसके बाद में आपका आया सिनेमा, और उसके बाद में सबसे बाद में इंटरनेट, जो अब सबसे अधिक काम कर रहा है। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो इसको आप 12th क्लास में प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम के लिए पढ़ेंगे। इसका नाम आपको मिलेगा प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम। ओके, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत हुए करीब 400 साल से ऊपर हो गए हैं। तो जो सबसे पहले भारत की हम बात करें, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने बंगाल गजट नाम का एक अखबार निकाला था, जो कोलकाता से निकला था। उसके बाद मैं बात करती हूँ साप्ताहिक पत्रिका उद्दंत मार्तंड, जो भारत में निकली, कलकत्ता में ही निकली 1826 में, 1826 में। पंडित जुगल किशोर उसके संपादक थे। उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं तो फिर काफ़ी लेखक हुए जो किताबें लिखने लगे, किताबों में कविताएं लिखने लगे। हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, ये सब पत्रिकाएं पहले निकली। प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत, ये आज़ादी से पहले जो हमारी पत्रिकाएं थी वो निकली। इनके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर द्विवेदी, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने फिर पत्रिकाएं निकालनी शुरू करी, किताबें लिखनी शुरू करी। तो क्यों शुरू किया गया था? सिर्फ लोगों को सूचनाएं देना, लोगों को पहली कहानियां बताना, या फिर एक तरह से आज़ादी के लिए उनको जागरूक करना। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज़ादी से पहले पत्रकारिता का क्या महत्व था? यही महत्व था पत्रकारिता का, समाचार पत्रों पत्रिकाओं का,
ताकि लोगों को, जो युवा थे, उनको आज़ादी के संघर्ष के लिए, आज़ादी के संग्राम में लाया जाए। उनके लिए उनको ऐसी बातें लिखी जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। और आज के समय में अगर हम कहें क्या परिवर्तन आ गया है, फिर उसके बाद आज़ादी के बाद शुरू हुआ देश को विकसित करने का सिलसिला, जो अभी तक जारी है। तो नई नई योजनाएं चलाना, सरकार के जो भी काम होते थे सूचनाएं देना, तब ये चीज़ें चली। और आज का समय जो है, आज का समय तो आप कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी भी सूचना, किसी भी जनसंचार के माध्यम के बिना आपके मस्तिष्क में अगर 90% सूचनाएं हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जनसंचार माध्यमों से है। आपको क्रिकेट खेलों की, आपको जो है अर्थव्यवस्था की, समाज की, देश विदेश की जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो आपको जनसंचार माध्यमों से ही मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया पत्रिकाओं के बारे में। अब बात करते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो 1895 में 1895 में इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी ने बनाया था। भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया रेडियो पर। 1836 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। उसके बाद आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो चैनल खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, उसके बाद तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। ओके। भारत के विभाजन के बाद 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। अब बात करते हैं जो हमारी आकाशवाणी है यानी रेडियो है, 24 भाषाओं और 146 बोलियों में उसमें कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तो एफएम है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एफएम पे तो आप सुन सकते हो कहाँ जाम लगा है दिल्ली में, कहाँ नहीं लगा, हर किसी की तरह की आपको सूचना दे रहा है रेडियो। अब बात करते हैं टेलीविज़न की। टेलीविज़न जो कि 1827 में जो शुरू किया गया, बेल टेलीफोन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में टेलीविज़न शुरू किया गया। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में शुरू हुई। ठीक है। और काफ़ी इसका जो है प्रचलन रहा, शुरू से ही ये बहुत लोगों को प्रभावित करता रहा। 1993 में जी टीवी, स्टार टीवी ये सब कुछ चलने लगे, इनके बीच में अनुबंध हुआ। 2002 से आज तक स्वतंत्र चैनल के रूप में जैसे बाढ़ सी आ गई हो, 200 से ज़्यादा चैनल भारत में टीवी पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा चल रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा एक सशक्त उदाहरण है जनसंचार का। द अराइवल ऑफ ट्रेन फ्रांस में पहली फिल्म इस पर दिखाई गई थी। ये भारत में मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है, यानी जो पहले बिना बोलती फिल्म थी। तो 1913 में यह फिल्म सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद सबसे पहली बोलती फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र, और 13 को उल्टा कर दो 1931 में बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी। तो ऐसे ही फिल्मों के माध्यम से भी आपको अक्सर नए नए जो है सूचनाएं मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं। राज कपूर, गुरुदत्त, विमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, ये पुराने जो फिल्मकार हुए हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। सिनेमा से आपको देशभक्ति, बागवां जैसी फिल्म से आपको आपके माता पिता का सम्मान करना, और बहुत सारी फिल्में, बॉर्डर जैसी, उससे देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है, ईश्वर की भी प्रेरणा मिलती है। कई फिल्में ऐसी हैं जो गुलशन कुमार ने देशभक्ति के लिए बनाई थी। तो सिनेमा जनसंचार का एक बेहतरीन और ताकतवर माध्यम है जो अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाता है। और आपको पता है बॉलीवुड सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है, भारत में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट बेटा सबसे लोकप्रिय साधन है, सबसे फास्ट सूचनाएं आप तक पहुंचाता है। लोग ब्लॉग बनाकर भी पत्रकारिता में किसी बहस का सूत्रधार बन सकते हैं।
तो काफ़ी कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें लाभ तो है, आपको तुरंत अपडेट मिलेगा, तुरंत सूचनाएं मिलेगी, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा समाचार पत्र की तरह 24 घंटे बाद ही छप कर आएगा, नहीं। लेकिन इसका कहीं ना कहीं कोमल बच्चों के मन पे बुरा असर पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है, इधर उधर आप सही जानकारियों की बजाय गलत जानकारियाँ आपको दे रहा है। आप आपस में बात करके शादी ब्याह को एंजॉय नहीं करते, आपस में बात करके नहीं हंसते, आप रील्स देखकर हंसते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये दूर ले जा रहा है आपकी जो दुनिया है उससे। मुझे विश्वास है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताएं, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।